नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बारिश बनी आफत की। तो उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कई तबाही देखने को मिली है। इसकी तस्वीरें सामने आई। वहीं एक बार फिर प्रदेश में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है। जून महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण अब भी 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। वहीं पिथौरागढ़ में टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच को 7 दिन बाद खोला जा सका। वहीं सड़कें बंद होने के कारण पहाड़ के लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं किस तरह से जून की शुरुआती बरसात में ही उत्तराखंड में किस तरह से आपदा प्रबंधन में जुटी हुई है टीमें, उसकी पोल खुल गई है। जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार मलबा सड़कों पर गिर रहा है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी वहां के स्थानीय लोगों को हो रही है और जो लोग वहां पर उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं उनके लिए भी भारी बारिश का सबब बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार मलबा सड़कों पर आ रहा है। बारिश जिस तरह से हुई है, कई सड़कों का संपर्क अब भी टूटा हुआ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो राहत की खबर आई है जहां पर सड़कें खुल गई हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 500 सड़कें हैं जो अब तक नहीं खुल पाई हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, शुरुआती बारिश यानी बरसात अभी शुरू ही नहीं हुई जून में और ये हालत देखने को मिल रही है, यानी आपदा प्रबंधन ने जो प्रबंध किए थे वो बिल्कुल धाराशायी होते दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीलू, और ये हर साल का सिलसिला होता है। और खासकर इस बार अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने भी पहले ये वार्निंग की थी कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य रहने वाला है। और अगर हम देखें तो 1 से 14 जून तक उत्तराखंड में करीब 44% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये शुरुआती ट्रेलर है कि जिस तरह से पहले मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया था कि इस बार अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और जून के शुरुआती 2 हफ्तों में हमने देखा भी कि बारिश का जो उग्र रूप था उससे अभी भी पूरे प्रदेश में 500 से अधिक सड़कें बंद हैं। और मानसून की इसी शुरुआती ट्रेलर ने जो तमाम तैयारियां थी उनको एक सिरे से वो तैयारियां बोल गई। हालत ये है कि अभी तक 500 सड़कें बंद हैं, उनको खोला नहीं जा सका। हर साल हर बार विभाग के दावे होते हैं कि जो रिस्पांस टाइम है उसको हम कम से कम करेंगे, यानी कि सड़क बंद होती है तो अगले कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द उनको खोला जा सके। लेकिन हालात बताते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सब की सब बैठ गई शुरुआती तैयारियों में ही। राज्य सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस मिले। पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्र से गुहार लगा चुके हैं। 3 दिन पहले हमने देखा कि राज्य जो आपदा प्रबंधन मंत्री है धन सिंह रावत, वो भी केंद्र की चौखट पर पहुंचे कि उत्तराखंड को जो एयर एम्बुलेंस है वो दी जाए। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। राज्य सरकार का कहना है कि वो 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लेगी, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में तैनात किया जाएगा। लेकिन ये बात भी कम से कम पिछले 15 दिनों से यही बात चल रही है कि राज्य सरकार 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी, लेकिन आज तक वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल सुनील, ये कोई आज की बात नहीं है। ये लगातार पीछे हमने देखा है कि 4-5 सालों से जो मौसम है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और अब भी प्रबंध की बात की जा रही है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर विचार ही चल रहा है, अब तक कोई इस पर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग क्या कह रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से बरसात होती रहेगी और लोगों को इसी तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ता रहेगा? देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो भले ही प्रदेश में आज थोड़ा राहत है कि बारिश इतनी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में भी गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन नीलो, हम देखते हैं कि बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिस तरह से कि 500 सड़कें अभी भी बंद हैं, उनको खोलने का क्रम जारी है। हमने देखा कि पिथौरागढ़ में जो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे है, इस सीमांत डिस्ट्रिक्ट की जो लाइफ लाइन है उसको खोलने में 7 दिन का समय लग गया। तो कम से कम जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इस बात को बारीकी से देखना होगा कि जो रिस्पांस टाइम है उसको कम किया जा सके। और दूसरी बात ये भी है कि हर साल ये डिजास्टर होता है। हर साल जो डिजास्टर प्रोन एरिया हैं वो चिन्हित होते हैं कि कहां पर क्रोनिक एरिया है, कहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है। लेकिन जब बारिश होती है, जब मानसून काल शुरू होता है, तो यही नतीजा देखने को मिलता है कि एक सीमांत क्षेत्र सुनील, कहा जा सकता है ये आज की समस्या नहीं है। पहाड़ में जब भी बारिश होती है कुछ इसी तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं आखिर इस पर कोई ठोस कदम उठाती है? क्योंकि हर बार यहां के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब आपको दिखाते हैं धीरे धीरे खत्म होते एक गांव की कहानी। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसा तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। बरसात के सीजन में इस गांव में 100 से अधिक परिवारों पर हर वक्त मौत के बादल मंडराते रहते हैं। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर दारमा घाटी में बसे तिदांग गांव में प्रकृति ने जमकर सौंदर्य बिखेरा है। नदी, ग्लेशियर, हरे भरे पेड़ इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। लेकिन यही प्रकृति इस गांव की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई है। हालात ये हैं कि एक समय में जो गांव नदी और नाले से 80 फीट ऊंचा हुआ करता था, आज धौली नदी उसके बराबर जा पहुंची है। तिदांग गांव को नीचे से धौली नदी काट रही है तो दाएं और बाईं तरफ से ग्लेशियर इसको अपनी चपेट में ले रहे हैं। हर साल नदी और ग्लेशियर के साथ आने वाले भारी मलबे से गांव नदी के करीब पहुंच गया है। ये तीनों नदी नालों से जो है कि हम लोग गिरे हुए हैं। हम कहीं से भी बच नहीं सकते हैं हम लोग। कि आप लोग ठीक सामने देखिए, ठीक सामने ही देखिए, यहाँ से पूरा पहाड़ों से पत्थर ग्लेशियर आते रहता है। आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे गांव लगभग अब कहीं भी जो है कि सुरक्षित नहीं है। तिदांग के लोगों का कहना है कि गांव को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। इस गांव की पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहीं से निकलकर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने आई सर्जन के रूप में राष्ट्रीय फलक में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर तितियाल ने देश की कई जानी मानी हस्तियों को रोशनी दी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इतनी बड़ी हस्ती से जुड़ा होने के बाद भी तिदांग गांव साल दर साल प्रकृति के जलजले में सिमटता जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में ये गांव नक्शे से भी गायब हो सकता है और कारण ये है कि इनके गांव के नीचे साइड धौली नदी बहती है और गांव के दोनों साइड एक नाला होता है। ये जब भी बरसात के समय ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत भयंकर रूप लेती है। नदी और ग्लेशियर तिदांग गांव की 80% जमीन निगल चुके हैं। अब बचे हैं तो सिर्फ वो घर जिनमें सैकड़ों जिंदगियां 6 महीने रहने आती हैं। ये कहानी सिर्फ तिदांग गांव की नहीं है, बल्कि बॉर्डर के कई गांवों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। दारमा घाटी का तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। तकरीबन 100 परिवार इस गांव में रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ ये गांव, एक तरफ धौली गंगा से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ नाला इसमें लगातार इस गांव को काट रहा है, जिस कारण इस गांव में कभी भी बड़ी आफत बरस सकती है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, तिदांग, पिथौरागढ़। और टेहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH 94 का चौड़ीकरण किया गया और चंबा में 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही अब आसपास के लोगों पर भारी पड़ रही है। 19 जून को हुई बारिश ने टनल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा गुलडी गांव के पास टूट गया। लगातार हो रही बारिश से दरारें बढ़ रही हैं और लगातार सड़क भी टूट रही है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए कई बार BRO, जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। SDM का कहना है कि BRO के साथ इसके साथ अहम बैठक की गई है और संभावित क्षेत्र का एक्सपर्ट टीम द्वारा सर्वे भी कराया जाएगा। शुरुआत में कटिंग हुई थी, उसी दिन से मेरे मकान में दरार आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की, इन्होंने 1 मीटर दीवार दी, फिर कंप्लेंट की, फिर उन्होंने 2 मीटर दी। ऐसे करते करते 10-20 बार इन्होंने दीवार दी। अभी भी आधी अधूरी छोड़ रखी दीवार। इसके पीछे खाली है, खाली मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी में अगर पानी भरेगा तो ये दीवार जाएगी, मकान भी जाएगा, सब मकान उधर वाले इधर वाले सब जाएंगे। की डिटेल रिपोर्ट मैंने जो है जिलाधिकारी महोदया को दी हुई है, उसमें हमने ये भी मेंशन करा है कि कहाँ पर पुष्ट टूटे हैं जिससे मकानों को खतरा हो सकता है। तो वो इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है BRO को कि उसको जल्द से जल्द वो निर्माण करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर बड़ासी पुल के अप्रोच रोड के टूटने की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। CM तीरथ सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और CM ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास दोबारा से होगा और इस बार शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सैन्य धाम को लेकर हुई पहली हाई लेवल मीटिंग के बाद ये बात सामने आई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सैन्य धाम का शिलान्यास
और भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गणेश जोशी ने कहा कि चुनाव से पहले सैन्य धाम का बन पाना संभव नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि देहरादून के पुरकुल में सैन्य धाम को शिलान्यास इसी साल 23 जनवरी को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 की चुनावी रैली में सैन्य धाम का जिक्र किया था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो सका, जबकि अब एक बार फिर से शिलान्यास की तैयारी चल रही है। साफ है कि राजनीति में वक्त के साथ फैसले बदलते देर नहीं लगती और ऐसा ही एक बार फिर से सैन्य धाम के मामले में देखने को मिल रहा है। और देवस्थानम बोर्ड पर आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल के बयान पर अब बवाल मच गया है। अजय कोठियाल ने देवस्थानम बोर्ड की वकालत की है और कहा कि कुछ बदलाव के साथ देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी नेता के बयान पर तीर्थ पुरोहित भड़क गए। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अजय कोठियाल नेतागिरी ना करे और बयान वापस ले और मंगलवार को पुतले भी फूके जाएंगे। देखो, देवस्थानम बोर्ड पहले तो होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको पहले तो भंग करना है, उसके बाद में तीर्थ पुरोहितों के पुराने क्या तरीके थे यहाँ पे मंदिर में जो उनके जो जजमान हैं उनके साथ में रिलेशन, फिर उसके बाद में कैसे फंक्शनिंग होती थी, क्या हक हकूक होते थे उनको। अजय कोठियाल जी, आप आम आदमी पार्टी, आपको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, आपको वापस अपनी जगह जाना चाहिए। और केदारनाथ में जो आपने काम किया है, हम नहीं बोलना चाहते हैं कैसे कैसे एलिगेशन आप पे लगे, हमको आप बेबस मत करिए। आप अपने आप ने जो बयान दिए हैं, मेरा निवेदन है आपसे, तत्काल अपनी बात को हम खंडन करिए तुरंत। और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर जल्द फैसला होगा। कांग्रेस में 3 नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और इसी फैसले से पहले कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 10 रह गई है, जिनमें प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सवाल है कि बाकी 9 नेताओं में से नेता विपक्ष कौन होगा। इसका फाइनल फैसला वैसे तो दिल्ली में होना है, लेकिन कोशिश में हर कोई लगा है। सोमवार को सदन में उपनेता करण माहरा ने करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की और जब करण माहरा से नेता विपक्ष बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। हाउस में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है इन 4 सालों में, आपने देखा कि जो 8-9 मुख्य विषय थे सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री के स्टिंग हो, तराई बीज निगम का घोटाला हो, NS-74 हो, चाहे वो जिला विकास प्राधिकरण हो, सारे विषय मेरे द्वारा हाउस में लाए गए, मैंने ही उठाए। और निश्चित है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आऊँ। खबर है कि नेता विपक्ष की रेस में गोविंद सिंह कुंजवाल और ममता राकेश का नाम भी चल रहा है, जिन्हें पूर्व सीएम हरीश रावत का करीबी माना जाता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जो होगा वो 24 जून के बाद साफ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में सबसे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की 13वीं या कह लीजिए पीपल पानी जो है वो 24 को होना है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में भी जो है नेतृत्व निर्णय लेगा। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस के अंदर सियासी समीकरण बदलना तय है, पर नेता विपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर बड़े नेता जोड़ तोड़ में लगे हैं। वहीं इस बदलाव में कुछ नेताओं की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हरिद्वार के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की हकीकत 3 सालों में ही सामने आ गई। साल 2017 में करीब 17 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई गेस्ट हाउस की छतों से बारिश का पानी अब टपक रहा है। खास बात यह है कि गेस्ट हाउस के जिन कमरों में बारिश का पानी भर रहा है वो वीवीआईपी रूम है, जिनमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को ठहराया जाता है। गेस्ट हाउस की व्यवस्था अधिकारी की ओर से कई बार इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक गेस्ट हाउस की मरम्मत नहीं हो पाई है। अर्धकुंभ 2016 की निधि से कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम ने लुधियाना के एक कंपनी से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था। 24 कमरों के स्टेट हाउस के निर्माण में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत आई थी। फिलहाल राज्य संपत्ति विभाग गेस्ट हाउस का संचालन कर रहा है। इसमें टपकने वाली बात है, पानी का रिसाव है, तो ये छत से जो है पानी का रिसाव हो रहा है और वीवीआईपी कक्षों में पानी भर जा रहा है, जिससे फॉल सीलिंग टूट गई हैं
और भी कई नुकसान हो गए हैं। तो इस संबंध में हमने मेलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया था। उन्होंने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक टेक्निकल टीम गठित की। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जैसे रिपोर्ट आएगी तो तदनुसार कार्रवाई होगी। और आज के मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को की है। अपनी मांग को लेकर कॉलेज परिसर में मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की मांग है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर उन्हें मानदेय दे। साथ ही मांगे ना माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। हम लोगों का और अब बात चारधाम यात्रा की करें तो 1 जुलाई से उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा को खोलने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई से चारधाम वाले जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोग ही यात्रा कर सकेंगे। वहीं 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लोग यात्रा पर जा सकेंगे। चारधाम यात्रा खोलने की घोषणा के बाद अब पुलिस भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। डीआईजी गढ़वाल ने पुलिस की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एक दिन में कितने यात्री दर्शन कर सकेंगे। ये है कि 1 जुलाई से जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, जैसे यदि यमुनोत्री गंगोत्री में उत्तरकाशी वाले लोग जा सकेंगे और केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के लोग जा सकेंगे। और 11 जुलाई से स्टेट के लिए खुल जाएगी। और अभी तक ये आ रहा है कि इसमें टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी, पर अभी कुछ इस तरह के हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं कि कितने कोई संख्या निर्धारित की जाएगी, कोई लिमिट होगी या नहीं होगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।